Hello everyone, welcome back to my channel The Editorial White, and today is 14th of July and we are going to discuss a very important topic. So that is about secularism, implicit from day one, explicit in 1976. ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए रेलिवेंट है और ये बार बार न्यूज़पेपर में सोशलिज्म सेकुलरिज्म इसलिए न्यूज़पेपर में आ रहा है बिकॉज 50 ईयर्स हो गए हैं एमरजेंसी जब इनैक्ट हुई थी। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके दौरान 2 वर्ड ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के दौरान, जो थे सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म किया तो इंटीग्रिटी भी किया था बट उस पर डिबेट नहीं है। जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें ऐड किए गए थे। ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये इमरजेंसी के दौरान हुआ था, तो इस पे इश्यूज़ हैं कि क्या अब डिबेट जो चल रही है कि गवर्नमेंट के जो बोल रही है कि हमें प्रियम्बल में से हटा देना चाहिए सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को। अब ये जो टॉपिक है ये सेकुलरिज्म के ये पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है कि सेकुलरिज्म क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हटाना चाहिए, और ये पूरे एडिटोरियल में यही डिबेट की गई है। और हम इस टॉपिक में से वही चीज़ें उठाएंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा आर्टिकल सेकुलरिज्म के बारे में क्या बोलता है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स सी कि क्या दिया गया है इसमें। सेकुलरिज्म इवॉल्व कैसे हुआ, सो ये देखते हैं। इंडियन सेकुलरिज्म इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम वेस्टर्न सेकुलरिज्म। इट डज नॉट डिनोट स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट लाइक फ्रांस। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या इंडिया का जो सेकुलरिज्म है ये रिलीजन और स्टेट को स्ट्रिक्टली अलग नहीं करता जैसे कि फ्रांस करता है। हमारा कोई नेशनल रिलीजन नहीं है बट स्टिल हम इसको स्ट्रिक्टली डिफ्रेंशिएट भी नहीं करते। इट इम्प्लाइज इक्वल रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर ऑल रिलीजन्स। सेकुलरिज्म वॉज नॉट एक्सप्लिसिटली मैंशनड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950। ये मैंने बताया कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन नहीं थी। ये कब ऐड हुई? 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुई। इसीलिए तो डिबेट है कि जब ये 40 इसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट को, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें ऐड हुई थी ये दोनों वर्ड, तो आप देख सकते हैं कि इसलिए इस पर डिबेट चल रही है। नाउ विल सी। जो वर्ड सेकुलर है वॉज एडेड इन द प्रियम्बल 1976 बाय 42nd अमेंडमेंट, कि 42nd अमेंडमेंट में सेकुलर वर्ड ऐड किया था, इसलिए इस पे कंट्रोवर्सी है। हाउएवर सेकुलरिज्म हैज़ बिन इम्प्लिसिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द बिगनिंग। एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है बट इम्प्लिसिट स्टार्टिंग से है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि हमारा जो थॉट था वो यही था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमारा जो नेशन है, हम उसको सेकुलर ही बना के रखेंगे। जैसे आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका यही मतलब है चाहे किसी भी धर्म का इंसान है वो इक्वल है लॉ के आगे, ठीक है। तो यहाँ भी सेकुलरिज्म की बात होती है। नाउ आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो 4 आर्टिकल हैं ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि कौन कौन सा आर्टिकल सेकुलरिज्म को जैसे कि बताता है, सेकुलरिज्म की बात करता है। एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है तो हम कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, इम्प्लिसिटली मेंशनड है। नेहरू कंट्रीब्यूशन टू सेकुलरिज्म, नेहरू क्या जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो क्या बोलते थे सेकुलरिज्म के बारे में। नेहरू वॉज अ की फिगर बिहाइंड सेकुलरिज्म इन इंडिया। ही अपोज्ड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन मतलब जो नेशन एक जो नेशनल रिलीजन है उसके खिलाफ थे। जैसे पाकिस्तान है, उनका इस्लाम जो है वो नेशनल रिलीजन है, उनको इम्पॉर्टेंस दी जाती है सिर्फ उसी रिलीजन को, तो वो इसके खिलाफ थे। विच इन वर्ड्स लेड टू बाइगेट्री सुपरस्टिशन एक्सप्लॉइटेशन। उनका ये मानना था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने एक्सप्लॉइट करेंगे अपनी जनता को। ही अडॉप्टेड अ नॉन रिलीजियस पब्लिक आइडेंटिटी। उन्होंने एक नॉन रिलीजियस पब्लिक आइडेंटिटी अडॉप्ट की। एम्फसाइज रैशनलिज्म एंड साइंटिफिक टेम्पर ओवर रिलीजियस डॉगमा। से पता लगती है कि जो सेकुलरिज्म जो है वो कोई नेशनल
वो नहीं, मुद्दा नहीं है, या वो अभी से स्टार्ट नहीं हुआ, या 42nd अमेंडमेंट से ही स्टार्ट नहीं हुआ। वो हमारी एक लेगेसी चलती आ रही है। ये अशोका के टाइम में, एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है कि हम अपनी कंट्री को, हम अपने जो नेशन को, वो सेकुलरिज्म मान रहे हैं। उसमें कोई भी रिलीजन को हम कोई ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहे, हम सबको इक्वली मान रहे हैं। तो इसलिए बोला गया कि जो अशोकन के एडिट्स थी अशोका की, उसमें भी ये चीज़ लिखी गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म इन इंडिया ड्रॉस मॉरल रूट फ्रॉम अशोका धर्मा। रॉक एडिट जो 7 थी, रिस्पेक्ट फॉर और रिलीजन, उसमें लिखा गया था कि रिस्पेक्ट फॉर और रिलीजन। रॉक एडिट जो 12 थी, कंडेम ग्लोरिफिकेशन ऑफ वंस रिलीजन एंड कंडेम्स हेट्रेड फॉर अदर। ये तो आप देखो कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेकुलरिज्म की जहाँ भी बात होगी वहाँ पे आप मॉरल लेगेसी, अशोकन लेगेसी को कोट कर सकते हो। दिस एडिट प्रमोटेड एथिकल गवर्नेंस, टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म। Now, Constitutional Assembly and Secularism. Constitutional Assembly debates show secular values were upheld. अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उनकी क्या सोच थी, उनकी क्या डिबेट्स थी इसके ऊपर, वो हम देखेंगे। सो इसमें दिया गया है जो कॉन्स्टेंट अक्टूबर 17 में 1949 B.R. अम्बेडकर रिफ्यूज टू इंक्लूड गॉड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वर्ड गॉड जो है ये इंक्लूडेड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि B.R. अम्बेडकर क्या थे, फादर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसलिए बी एन राव कॉन्स्टिट्यूंट एडवाइसर जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, सपोर्टर रिलीजियस न्यूट्रलिटी, ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉन्स्टेंट असेंबली रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ डिक्लेयरिंग इंडिया अ हिंदू स्टेट और प्रमोटिंग हिंदू वैल्यूज़। हमें पता था कि हमारी जो कंट्री है वो एक डाइवर्स कंट्री है, हर एक रिलीजन के लोग, हर एक कास्ट के, रिलीजन, लिंग्विस्टिक, हर एक डाइवर्सिफाई नेशन है हमारा हर तरह से। तो इसलिए हम एक रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दे सकते थे, ये हम पहले ही समझ गए थे। तो तब से इन्होंने ये बोला कि हम क्या करेंगे, न्यूट्रल, रिलीजियस न्यूट्रलिटी से ही अपने देश को बनाएंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करेंगे। नाउ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव क्या है, अब जैसे हम एग्जांपल्स ले सकते हैं पाकिस्तान की। उन्होंने इस्लाम को अपना स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया है। एलो ओनली मुस्लिम टू बी प्रेसिडेंट और पीएम, ठीक है। हमने नहीं देखा कि किसी हिंदू के या किसी और धर्म के लोग पर्सन को उन्होंने कोई इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया हो या इम्पोर्टेंट कोई पोजीशन पे हो, वैसा नहीं, क्योंकि वो मुस्लिम्स को ही प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। लिमिट रिलीजियस फ्रीडम डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। तो इससे क्या होगा, जब वो उन्होंने एक रिलीजन को अब ऊपर रखा है, बाकियों को उन्होंने इतनी प्रेफरेंस नहीं देते, वो लोग अपने ही रिलीजन को आगे बढ़ाते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि जो रिलीजियस फ्रीडम है वो लिमिटेड है उनके उधर, और कॉन्स्टिट्यूशन उनकी जो फ्रीडम को गारंटी नहीं देती उनको। वो जैसे हमारे इधर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो उधर हिंदुओं को लिए, हिंदुओं या सिख्स के लिए नहीं है, जो भी उधर माइनॉरिटी में कम्युनिटीज़ हैं, जो हम दे रहे हैं यहाँ पे। श्रीलंका, आर्टिकल 9 डिक्लेयर बुद्धिज़्म एज फॉरमोस्ट रिलीजन। आर्टिकल 9 श्रीलंका क्या बोलता है कि बुद्धिज़्म जो है वो श्रीलंका का फॉरमोस्ट रिलीजन है। उन्होंने, उनका जो रिलीजन को प्रेफरेंस मिलती है बुद्धिज़्म को मिलती है। अदर रिलीजन अलाउड बट नॉट विद इक्वल प्रोमिनेंस, ठीक है। वैसे ही इंडिया कोई भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, ये रिलीजियस प्लूरलिज्म को एम्फसाइज करता है, नॉन इस्टेब्लिशमेंट को करता है, न्यूट्रलिटी को करता है। ये किसी भी रिलीजन को अपना एक फॉरमोस्ट रिलीजन नहीं मानता, ठीक है। बेशक हमारी मेजॉरिटी हिंदूज़ है, बट हमने कभी नहीं बोला कि हमें ये हमारी हिंदू स्टेट है, हिंदू कंट्री है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी कंट्री डाइवर्स रिलीजन से है, भरी हुई है। जुडिशियल पर्सपेक्टिव, जुडिशियल क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर सेक्युलरिज्म एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये जो जुडिशियल जजमेंट है, जो ये हम कोट कर सकते हैं कि इसमें एसआर बोमाई केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कोर्ट हैव स्ट्रक डाउन रिलीजियस मोटिवेटेड लेजिस्लेशन दैट डिस्क्रिमिनेट। और कोर्ट वो वाले जो भी लॉ होगा, जो भी कोई कानून बनाया जाएगा जिसमें डिस्क्रिमिनेशन की जाएगी रिलीजन के ऊपर, वो उनको हटा देता है, ठीक है। चैलेंजेस क्या है सेक्युलरिज्म पे, राइज इन रिलीजियस मेजोरिटिज्म एंड इंटॉलरेंस।
ठीक है, हेट्रेड स्पीच, ठीक है, कम्युनलिज्म, ये सब चीज़ें इंटॉलरेंस कराती हैं, तो जिसकी वजह से ये चैलेंज है। पॉलिटिकल यूसेज ऑफ रिलीजन चैलेंजेस द न्यूट्रलिटी। अब कोई एक लीडर है, कोई एक MLA है, MP है, अगर वो अपने रिलीजन को अपना मुद्दा बना के उसको पर उस वोट लेने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी एक क्या हुआ, चैलेंज कर रहा है न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट को। डिस्पाइट बीइंग सेकुलर, इंडिया हैज़ विटनेस कम्युनल राइट, ये हमें पता है, जैसे कि 2020 में हुआ था, आई थिंक वो जो नेशनल NPR वाला जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये सब चीज़ों में जो भी कम्युनल राइट्स होते हैं, ये हमारे सेकुलरिज्म को चैलेंज करते हैं। डिबेट ओवर रिलीजियस कंट्रोवर्सी एंड UCC, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, कौन कौन से आर्टिकल हैं, क्या क्या दिया गया है सेकुलरिज्म के रिलेटेड। मैंने पहले भी बोला है कि ये जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मेंस पे इंपॉर्टेंट है तो। आर्टिकल 14 में भी सेकुलरिज्म की बात की है, 15 में भी, 25 to 28, 44, 51E, 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, तो हम इसके अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ UPSC PYQs कैसे आए हैं, व्हाट इज meant by term constitutional morality, what does one uphold it, हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एंश्योर्ड सेकुलरिज्म। ये 2 PYQs हैं जो सीधे यहाँ सेकुलरिज्म के टॉपिक से आए हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सेकुलरिज्म अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये कभी भी 2025 के मेंस में, 2026 के मेंस में आ सकता है। तो इसलिए हमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे का भी बहुत ज़्यादा डाटा हमें इससे मिल सकता है। कोई ऐसे भी हमें यहाँ से आ सकता है, तो हम यहीं से अपना आंसर कोट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जो टॉपिक है, ये जो एडिटोरियल एनालिसिस है, ये आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए। मेरा मोटिव यही है इसको बनाने का, ऐसे टॉपिक वाइज वीडियो बनाने का, ताकि जो रिमोट एरियाज़ में बच्चे रहते हैं या जो फ्रेशर्स हैं ऐसी सिविल सर्विसेज में, जिनको नहीं कोई नॉलेज, कोई गाइडेंस नहीं है कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, तो हम उसको मतलब उनको थोड़ी हेल्प कर सकें। सो थैंक यू सो मच गाइज़।